हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज स्टडी में। तो आज का ये वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉन हिंदी आर्ट क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो देखिए, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी शब्द में द्विगु समास है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सप्ताह शब्द का विशेषण होगा। तो देखिए, सप्ताह शब्द का विशेषण होगा साप्ताहिक होगा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठेठ शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो ठेठ शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है, तो देखिए, ठेठ शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ठेठ शीर्षक कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो आपको याद रखना सृजन होता है, सृजन है उसका मुख्य पात्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधूरी चिक में कौन रंगीन छीत का झालर लगाने लगी। तो बड़ी भाभी, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग महाराज की पुत्री का नाम है। कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या है, पद्मा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं। तो शस्त्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि फेंक कर जाने वाला हथियार कौन सा होता है। तो फेंक कर जो चलाया जाने वाला हथियार होता है वो शस्त्र होता है। और शस्त्र होता है जैसे बम, भाला और गोली, ये सब हो गया फेंक का अस्त्र है, यानी कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। और जिसे हम लोग हाथ में लेकर चलाते हैं जैसे लाठी, तलवार, ये सब हो गया शस्त्र है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज में तो मत होना और फटाक से आंसर आप लोग मार देना है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके घर के सामने एक वकील रहते थे। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर के सामने, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईसरिया की बड़ी बेटी का नाम है। तो देखिए, ईसरिया की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, ईसरिया का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है क्यों। भिखमंगा करोड़पति से ईसरिया नहीं बन सकता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ईसरिया वाला जो पंक्ति है वो है, ईसरिया तू ना गई मेरे मन से, इसे आपको याद रखना है, इसका डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है। तो खगोल विद्या के क्षेत्र में खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका आर्यभट्ट होगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, इसका आर्यभट्ट होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ा। तो भिक्षु वर्ग में रहना पड़ा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ते थे। तो कक्षा 8 में पढ़ते थे, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी में महमूद के पास कितने पैसे थे। तो ईदगाह कहानी में महमूद के पास 12 पैसे थे। और देखिए, ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि ईदगाह कहानी में मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे, इसे आपको याद रखना है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पतोह कैसे थी। तो बाल गोविंद भगत की जो पतोह थी वो सुभग और सुशील थी। तो देखिए, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ सुशील भी आ सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है और सुशील पे भी मार देना है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन इधर है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कलेवा शब्द का अर्थ होता है। तो कलेवा शब्द का अर्थ क्या होता है, दोपहर का खाना, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस लेखक को लोक मन का मर्मक कलाकार कहा गया है। तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु को क्या कहा गया, मर्मक कलाकार कहा गया है। तो और ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु कैसा कलाकार थे। तो आपको याद रखना है मस्त मौला, फणीश्वर नाथ रेणु मस्त मौला कलाकार थे। तो देखिए, फिर एक क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बंदर बैठी हो रही है। तो अमीना। और ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि किसके घर में दाना नहीं था। तो अमीना के घर में दाना नहीं था, इसे आपको याद रखना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती है। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक में शुरू होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि बाल गोविंद भगत कैसे कमली ओढ़ रहते थे। तो काली रंग का ओढ़ रहते थे, आपको याद रखना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, हुनरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हुनरू का जलप्रपात जो है यात्रा वीरा तंत्र है, इसे आपको याद रखना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि इस साधे की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका
साधन भी महान होते हैं। तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? तो देखिए दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? गढ़वा में है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हुन्नू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो हुन्नू झरने की जो ऊंचाई वो 243 फुट है। तो देखिए इसमें इसमें ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि रांची से हुन्नू की दूरी कितनी है? तो रांची से हुन्नू की दूरी 27 मील है। इसे आपको याद रखना है। रांची से हुन्नू की दूरी कितनी है? 27 मील है। इसे भी आपको याद रखना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवर का स्त्रीलिंग रूप होता है। देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देवरानी। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। वचन वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है एक वचन और एक होता है दो बहुवचन। तो एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक जो संख्या होता है उसे हम लोग बहुवचन बोलेंगे। तो फिर देखते क्या है। डाल पर चिड़िया गाती है किस कार्य का उदाहरण है? देखो पर, यहाँ पर आएगा। सबसे पहले आपको कुछ अगर आपको कारक पहचानना है तो यहाँ ये सब छोटे छोटे को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया, कहीं पर ने आ जाएगा तो ने का कर्ता होता है, लेकिन यहाँ पर जो पर आ गया है, दाल पर चिड़िया गाती है, तो इसका अधिकरण होगा। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण। तो फिर देखते अगला क्वेश्चन। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप भला तो जग भला ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्धता वाक्य है? देखो वह लोग आ गए, वह लोग नहीं होंगे, वे लोग होंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये जो है इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट हो चुका हूँ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं। सुनिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये जो है डी नंबर कृपया आप ही यह बताइए, ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिस्थिति है क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? योगरूट कहलाते हैं। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर देखते अगला क्वेश्चन। अभिलाषा में उपसर्ग है। देखो अभिलाषा में उपसर्ग है। उपसर्ग पहचानने के लिए आपको लाशा जो है ना, इसको हटा करके सिर्फ अभी, ये जो अभी मिल रहा है तो ये हमारा हो गया उपसर्ग है। तो इसमें अभिलाषा में उपसर्ग क्या होगा? अभी हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। फिर देखिए पूजा का शब्द में पढ़ते है। तो पूजा में सबसे लास्ट में आपको बोल के मतलब अपने से बोलना कि पूजा, लास्ट में क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।